हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकॉनमी, इंडियन इकॉनमी है जो कि रमेश सिंह की बुक से मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपसे डील कर रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा। साथ ही यहाँ पे सेकेंड चैप्टर के साथ आज मैं स्टार्ट करती हूँ। बट सी अभी यहाँ पे 3-4 चैप्टर ऐसे होंगे, मुझे लगता है हार्डली 6-7 चैप्टर तक, जिसमें कि आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कुछ वर्ड्स है जिसकी मीनिंग आपको क्लियर होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे भी आपको बस वर्ड की मीनिंग क्लियर करते जाऊँगी। कुछ टर्म्स है जो कि इकॉनमी में आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, और अगर आप उसके बारे में डिटेल जानते हो तो फिर आपको कहीं पे भी परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि इकॉनमिक ग्रोथ किसे कहते हैं, इकॉनमिक डेवलपमेंट, और यहाँ पे हैप्पीनेस। दीज आर द 3 थिंग्स जिससे कि हम लोग किसी भी देश की हाल चाल समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और जो भी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मैं बस उसी पे स्टिक रहूँगी। ओके, तो इकॉनमिक ग्रोथ, जैसे कि आप लोग हमेशा सुनते हो हमारे देश की ग्रोथ कितनी हुई है, हमारे देश में इकॉनमिक ग्रोथ कितनी है, दूसरे देश की यूएसए की इकॉनमिक ग्रोथ कितनी है। तो इसका मतलब क्या होता है? जब भी इकोनॉमिक्स में ग्रोथ होता है तो इसको हम लोग इकॉनमिक ग्रोथ कहते हैं। फाइन, अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा। अब इकॉनमी में ग्रोथ होता है, ठीक है, बट वो कैसे हम लोग मेजर करते हैं? तो उसको क्वान्टिफिएबिलिटी होती है। इट मीन्स कि किसी भी चीज़ को हम लोग एक एब्सोल्यूट टर्म्स में उसको मेजर करते हैं। अभी भी क्लियर नहीं हुआ, कोई बात। चलिए फॉर एग्जांपल देखते हैं। इकॉनमिक ग्रोथ को समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बताऊं तो मान लीजिए कि हमारे देश में अनाज की कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितने आलू, पोटैटो हो गए या फिर टोमेटो हो गए, या फिर आपके जो है कुछ भी आप ले लो, ओनियन वगैरह कुछ भी ले लो, इनकी प्रोडक्शन कितनी हो रही है। क्या 2020 और 21 का आप यहाँ पे कंपेयर कर लो। 20 में यहाँ पे जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, तो फूड की जो प्रोडक्शन होती है उसको हम लोग किस में मेज़र करते हैं? हर एक प्रोडक्शन का अपना यूनिट होता है, तो इसको हम लोग टन्स में देखते हैं। 1 टन, 2 टन, 3 टन, ठीक है, 500 टन, इस तरीके से टन्स में देखते हैं। तो सपोज डैट कि 2020 में ओनियन की जो यहाँ पे प्रोडक्शन है वो 50 टन हुई, और वही 2021 में कितनी हुई? 100 टन्स हुई, ठीक है। तो इट मीन्स कि हम लोग कैसे कहेंगे? हम लोग यही कहेंगे कि हमारी यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ रही है। हमारे देश में इकॉनमी में अगर प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इट मीन्स कि ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में अगर नेक्स्ट ईयर जो है उसमें ज़्यादा अगर प्रोडक्शन हो रही है, जैसे कि 50 टन 2020 में थी और 2021 में 100 टन है, इट मीन्स कि इस बार प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है, इट मीन्स कि ग्रोथ ज़्यादा हुआ है। और अगर ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है तो ये इकॉनमी में कंट्रीब्यूट हो रहा है, तो इट मीन्स कि इकॉनमी ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। आई होप कि अब आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे आप लोग देखते हो कि रोड नेटवर्क की आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। सड़कें सरकार बनाती है, क्यों बनाती है? क्योंकि हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। और आज अगर रोड बनाया जा रहा है तो क्या 10 दिन के बाद वो उसकी एक्सपायरी डेट आती है? नहीं आती है। कहीं पे भी आप सड़क बना दो आज की डेट में, वो हमारे देश के इकॉनमिक ग्रोथ में वो ज़रूर कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेगा। क्योंकि आपको पता है एक सड़क बन जाती है तो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। लोग सड़क के हेल्प से वो मार्केट पहुंचते, स्कूल पहुंचते, ऑफिस पहुंचते, कॉलेज पहुंचते, हर एक जगह पहुंच सकते हैं। इवन ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो जाता है, लोग जो है आना जाना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे जो कमोडिटीज़ है, जो सामान है, जो साग सब्जियां है, वो मार्केट तक पहुंचती है। कुछ भी और भी सामान सब जो है वो दुकान तक पहुंच पाते हैं। तो इट मीन्स क्या हुआ कि वो रोड जो है ना, उस रोड के थ्रू आप देखो कितना ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ते जा रहा है। इट मीन्स कि वो जो रोड है उसकी डेवलपमेंट हुई है, और उसके कारण हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। तो ये हम लोग कैसे मेज़र कर पा रहे हैं? ये भी हम लोग किलोमीटर में। आप कितने किलोमीटर दूर गए? जैसे सपोज़ कि आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो, 10 किलोमीटर है, तो आप किसी ना किसी व्हीकल का इस्तेमाल करोगे, चाहे ऑटो रिक्शा से जाओगे, चाहे बस से जाओगे। तो यहाँ पे कुछ भी आप यूज़ करोगे तो उनको 10 रुपये दोगे, 20 रुपये दोगे, अपना भाड़ा तो उनको दोगे ही ना। फिर वापस आ रहे हो तो फिर भी आप ऐसे दे रहे हो। इट मीन्स कि ये एक कॉमन रोड बना दिया गया, जिसमें कि यहाँ से आप देखो इकॉनमिक जनरेट हो रहा है कि नहीं? किसी ना किसी को यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। और फिर ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। मान लीजिए कि यहाँ से जो है सब्जियाँ पार हो रही है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगता है, ऑब्वियस है कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग जो है हर एक यूनिट में मेज़र कर रहे हैं, टन्स में मेज़र करते हैं, किलोमीटर में मेज़र करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि हाँ, इकॉनमिक ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। और इकॉनमिक ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस है, क्योंकि हम लोग इसको क्वांटिटी में मेज़र करते हैं। ऐवे हवा में तो नहीं बोल पाएंगे ना, हाँ जी कहीं की भी इकॉनमिक ग्रोथ हो रही है तो कैसे हो रही है? क्वांटिटी में बताइए कितनी ग्रोथ हुई है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अभी कितना हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग इसको मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो कि अगर कोई डेयरी फार्म है, उनके द्वारा 100 जो लीटर है मिल्क, वो लास्ट मंथ प्रोड्यूस किया गया, और नेक्स्ट मंथ जो है वो 105 हुआ। इट मीन्स कि हम लोग क्या कहेंगे कि डेयरी फार्म जो है वो 5% से अपना ग्रो कर रहा है।
इट मीन्स कि डेयरी प्रोडक्ट आप लोग देखो कि जो मिल्क प्रोडक्शन है और इसमें कुछ भी जो बन रहा है मिल्क से रिलेटेड, तो उसमें 5% की ग्रोथ हुई, तो इसको भी हम लोग मेजर कर पाए, है कि नहीं। तो ये बातें होती है इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरी टर्म्स आपको देखने को मिलेगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इट मीन्स कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका कहने का मतलब है कि देश में कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट हुआ है, कुछ नई चीज़ें निकल कर आई है, और जो हमारे देश में जो है ना, जब तक हमारा देश है तब तक वो उसमें कंट्रीब्यूट करते रहेगा। तो बेसिक चीज़ें समझिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब आप बच्चे थे तो आपके पास ज़ीरो नॉलेज था, ज़ीरो एक्सपीरियंसेस थी, कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे आप बोलना सीखे, धीरे धीरे स्कूल गए, पढ़ना सीखे, घर से कुछ आप लोग संस्कार सीखे, व्यवहार सीखे। उसके बाद स्कूल से आप काफ़ी कुछ पढ़े, स्कूल से आप पढ़ के कॉलेज गए, कॉलेज से पढ़ कर आप फिर यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी एग्ज़ाम्स क्लियर भी कर चुके हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, ये आपका डेवलपमेंट हो रहा है, आपका खुद पे एक इंडिविजुअल अपने आप को डेवलप कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम लोग क्या कर रहे हैं, खुद को डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो हुई एजुकेशन फील्ड में। इसके अलावा आप खुद को डेवलप कैसे किए हैं, आप इतने लंबे कैसे हुए, बचपन में छोटे से थे अभी लंबे हो गए, कैसे। खाना खाए आपने, पूरी तरीके से अपनी न्यूट्रिशन डाइट को फॉलो किया, पूरी प्रॉपर आपको डाइट मिली, तब आपकी जो है न्यूट्रिशन लेवल बढ़ी और उसके कारण आपका ग्रोथ हुआ और उसके कारण आपकी डेवलपमेंट हुई, है कि नहीं। लेवल ऑफ एजुकेशन बढ़ा। उसके अलावा आप देखो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलती है, हॉस्पिटल हो गया, मेडिसिन हो गए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो, इसे कहते हैं डेवलपमेंट, यानी कि इकॉनमी में डेवलपमेंट हो रही है। आप पढ़ रहे हो आज की डेट में, आप अगर आज की डेट में यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, क्लियर कर रहे हो एग्ज़ाम, तो जाकर आप कहाँ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो, हमारे देश की इकॉनमी में ही तो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो। इट मीन्स कि आपका डेवलपमेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हमारे देश की डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई। अब नेक्स्ट यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखा जाता है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जिसको यहाँ पे रिलीज़ किया गया है, किसके द्वारा, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हर साल ये अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं और इसमें देखने को मिलता है कि हमारे देश में ह्यूमन डेवलपमेंट कितनी हुई है। बेसिकली ये 3 इंडिकेटर्स है जिसके बेसिस पे ये मेज़र करते हैं कि यहाँ कितना डेवलपमेंट हुआ है। तो ये 3 जो इनकी इंडिकेटर है, इसमें आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहली है यहाँ पे हेल्थ, ठीक है, हेल्थ पर्सपेक्टिव में देखा जाता है। उसके बाद आप देखो एजुकेशन है, फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, फाइन। तो ये 3 इंडिकेटर आप याद कर लो। अब हेल्थ में, एजुकेशन में भी अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले एजुकेशन में देखें तो यहाँ पे देखा जाता है कि मीन ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक बच्चा जो है 25 साल के एज तक कितने साल तक वो यहाँ पे पढ़ाई की है। इट मीन्स कि आप कितने साल तक पढ़ाई की है, कितने एज तक आपने स्कूलिंग की है। फिर सेकंड है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, यानी कि जो बच्चे हैं वो कितने सालों तक यहाँ पे स्कूलिंग की है या फिर बीच में ड्रॉप आउट भी कर लिए क्या, इस तरीके की डेटाबेस भी यहाँ पे आपका क्रिएट किया जाता है। हेल्थ में आप देखो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, यानी कि जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो कितने साल तक जी पा रहे हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में देखा जा रहा है कि लोग कितना कमा पा रहे हैं, परचेजिंग पावर कितनी है लोगों में। तो ये 3 तरीका है जिससे कि हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर करते हैं। ये PDF आई होप कि आप लोग के पास होगा, नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप लोग इसको डाउनलोड कर लो। जिससे क्या है कि मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते जा रही हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको मैं वहाँ पे रुक के आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गई। थर्ड चैप्टर है जिसमें कि इंडियन इकॉनमी के एवोल्यूशन के बारे में देखेंगे। आप लोग को पता है कि हमारे देश में 200 साल तक अंग्रेज़ों ने शासन किया, और अंग्रेज़ों का मुद्दा जो था, इससे पहले हमारी इकॉनमी बहुत अच्छी थी, बहुत बेस्ट इकॉनमी थी हमारी, लेकिन अंग्रेज़ जैसे ही आए तो वो धीरे धीरे हमें बर्बाद करना स्टार्ट किए, एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किए और अपने देश का जो है उत्थान किए। तो उस तरीके से हमारी जो इकॉनमी है ना वो बहुत डाउन हो गई उनके कारण। तो कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे कैसे हमारे देश में इकॉनमी जो है वो ओपन हुआ। हम लोग बहुत जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, हमारे देश में किस किस चीज़ की ज़रूरत है उस पर ध्यान देते गए। तो ये देखिए यहाँ पे बताया भी गया है कि कॉलोनाइजर्स के द्वारा, जितने भी ब्रिटिशर्स थे उनके द्वारा हमारे देश में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी थी तो उसको बेसिकली वो नेगलेक्ट किए। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था और वहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी उनको रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी, और इंडिया था रॉ मटेरियल रिच। तो यहाँ से सारे रॉ मटेरियल्स को ले जाकर वो अपने इंग्लैंड में रखते थे और इंग्लैंड की इंडस्ट्री से उसको मैन्युफैक्चर करके जो मैन्युफैक्चर्ड गुड है उसको हमारे देश में लाकर रखते थे, जो कि सस्ते होते थे। साथ ही साथ आप देखो कि ब्रिटिश फर्म्स जो है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे डोमिनेट किए, जैसे शिपिंग हो गई, बैंकिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गया, कोल हो गया, प्लांटेशन क्रॉप हो गई, जूट हो गई। तो ये सारे एरिया में भी इनका दबदबा था। प्री इंडिपेंडेंस में जैसे कि आपको पता था कि हमारी जो स्थिति है वो उतनी बेटर नहीं हो पा रही थी, क्योंकि बहुत तरीके से इन्होंने घेर रखा था। उसके बाद अगर आप लोग देखो कि धीरे धीरे हम लोग अपनी इकॉनमी को बेटर किए, जैसे ही हम लोग इंडिपेंडेंस हुए 1947 में, जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए
उसके बाद हमारी इकॉनमी की हालत बहुत ख़राब थी क्योंकि हमारे देश में खाने के लिए भी भोजन नहीं बचा था। एग्रीकल्चर सेक्टर पर ध्यान दिया गया। फिर धीरे धीरे करके 1991 में हम लोग एलपीजी रिफॉर्म लेकर आए। उसके बाद जो है हम लोग क्या किए कि अपने इकॉनमी को ओपन इकॉनमी बनाए, मिक्स्ड इकॉनमी बनाए। उसके बाद हमारी स्थिति थोड़ी सी बेटर होते चले गई। फिर आप लोग देखो कि मेनली क्या है, इकॉनमी की 3 सेक्टर होती है। फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा प्राइमरी सेक्टर, जिसे हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं। सेकंड है यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर, जिसे कि हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्री कहते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं। थर्ड है यहाँ पे टर्शरी सेक्टर, जिसे हम लोग यहाँ पे सर्विस सेक्टर कहते हैं। ओके, तो ये 3 सेक्टर है, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान हम लोग कहाँ दिए, तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर पर ध्यान दिए। फिर उसके बाद हम लोग सबसे ज़्यादा इम्फेसिस कहाँ किए, तो पब्लिक सेक्टर में किए। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है जिसमें कि गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया गया। लेकिन फिर भी पीएसयू को आप लोग देखो कि काफ़ी मेजर चैलेंजेस भी फेस कर रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी जिस पर हम लोग ध्यान दिए। जैसे कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स की ज़रूरत थी, तो हर एक इकॉनमी, चाहे वो एग्रीगेरियन हो या फिर इंडस्ट्रियल हो या पोस्ट इंडस्ट्रियल हो, सबको यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। एक बेसिक यहाँ पे पावर लाइन होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन बेटर होनी चाहिए और कम्युनिकेशन होनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ है जो कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स के तहत आता है और इस पे हम लोग फिर ध्यान दिए। और उसके बाद आप देखो, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को एक्सपेंड करना है तो कुछ और कंपोनेंट की ज़रूरत होती है, जैसे हेवी इन्वेस्टमेंट करना होता है। कहीं पे भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, बहुत ज़्यादा हेवी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे अपने देश में करो या फॉरेन कंट्रीज़ में करो, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत होती है और एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत होती है। तो ये 4 चीज़ की ज़रूरत है, इस पर भी हम लोग ध्यान दिए। सेकंड है इंडस्ट्रियल नीड। इंडिया में आप देखो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को अडॉप्ट किया गया और हम लोग बहुत शुरू से ही इस पर ध्यान दे रहे थे। और इसके बाद जो है, जो 8 इंडस्ट्री है वो न्यू सीरीज़ में यहाँ पे ओपन अप हुई और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इसे कहते हैं, IIP, जिसमें कि टोटल वेट अगर हम लोग देखें, जितनी भी 8 इंडस्ट्री हमारे, जिसको कोर इंडस्ट्री कहते हैं, तो वो हमारे देश में सेटअप हुई, तो इसका टोटल वेट 40% है। इसमें भी आप देख लो कि 8 सेक्टर कौन कौन से। तो सबसे पहले रिफाइनरी प्रोडक्ट है, इसकी वेट सबसे ज़्यादा है 11%, इलेक्ट्रिसिटी है 7%, स्टील है 7%, कोल है 4.16%, क्रूड ऑयल 3.62%, नेचुरल गैस 2.7%, सीमेंट 2.16%, फर्टिलाइजर 1.06%। तो ये आपको याद रखनी है, रिफाइनरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, सीमेंट, नेचुरल गैस और फर्टिलाइज़र। ओके, अपनी किसी भी निमोनिक्स तरीके से आप याद कर लो। सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज ऑफ वेटेज है वो रिफाइनरी प्रोडक्ट की है, सबसे कम जो वेटेज है वो फर्टिलाइज़र की है। तो ये 8 कोर हम लोग इसे इंडस्ट्री कहते हैं, जो कि हमारे देश में इसको सेटअप किया गया। थर्ड यहाँ पे पॉइंट थी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इट मीन्स कि हर एक इंसान को नौकरी यहाँ पे देना, जो कि एक बिग चैलेंज था हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, बट फिर भी हम लोग इस पर कोशिश किए। और अगर आप लोग देखो किसी देश की इकॉनमी को आपको बूस्टअप करना है तो सबसे ज़्यादा ध्यान जो आपको देना होता है वो सोशियो पॉलिटिकल डायमेंशन पे, सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन पे देना होता है। तो ये दोनों ध्यान देना होता है और लोगों को यहाँ पे किसी भी तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने की बात की जा रही थी। उसके बाद आप देखो प्रॉफिट और डेवलपमेंट है सोशल सेक्टर का। इट मीन्स कि सोशल सेक्टर जहाँ पे हमारे देश में जो भी लोग हैं उनको खाने के लिए खाना मिलना चाहिए, पहनने के लिए कपड़े मिलने चाहिए, रहने के लिए उनके पास घर हो, पीने के लिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो और एक स्वच्छ इन्वायरमेंट हो। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम लोग अपने रहने वाले देशवासियों को ये प्रोवाइड कर सके। तो इसकी भी हम लोग यहाँ पे कोशिश किए। राइज ऑफ प्राइवेट सेक्टर। आप देखो किसी देश में पब्लिक सेक्टर से ही काम नहीं चलता, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके ही यहाँ पे काम करते, तभी जाकर किसी भी देश की इकॉनमी बूस्टअप हो पाती है। एंड प्राइवेट सेक्टर, इसको भी हम लोग राइज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ भी है जो कि धीरे धीरे आप देखो इस्टेब्लिश होते गई और हमारे देश में आज के डेट में भी आपको देखने को मिलेगा कि प्राइवेट सेक्टर से इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है। सो दीज आर द सम टर्म्स है जो कि आपको समझना है और किसी भी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप करने के लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आता है चैप्टर 4 जो कि है इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इकोनॉमिक प्लानिंग में देख लेते कि टाइप्स ऑफ प्लानिंग क्या क्या है यहाँ पे। अब इसमें टाइप्स ऑफ प्लानिंग में आते मेनली आप देखो 2 तरीके की प्लानिंग होती है, एक इम्परेटिव और एक आपका सेकंड आपको देखने को मिलेगा इंडिकेटिव। ओके, तो इम्परेटिव क्या होता है प्लानिंग, एक्चुअली उस तरीके की प्लानिंग प्रोसेस जिसको कि स्टेट इकोनॉमिक्स के द्वारा फॉलोड की जाती है। जैसे कि कुछ प्लानिंग आप देखो जो कि सोशलिस्ट होती है, कम्युनिस्ट होती है। तो सोशलिस्ट जैसे कि आपको USSR देखने को मिलेगी, जिसमें क्या होता है ना उस देश में कि सारी इकोनॉमिक डिसीजन वो सेंट्रलाइज्ड होता है किसी स्टेट के हाथ में। इट मीन्स कि एक रिसोर्सेज की जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसकी जो ओनरशिप है, कलेक्टिव ओनरशिप है, वो किसी एक के हाथ में होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं सोशलिस्ट, और जो कि इम्परेटिव है, ठीक है, एक ही चीज़ पे आपको देखने को मिलेगा। और कम्युनिस्ट में क्या होता है कि जिसमें जैसे चाइना है,
तो सारे रिसोर्सेज जो है वो यहाँ पे स्टेट के द्वारा ओन किए जाते हैं और यूटिलाइज भी किए जाते हैं। तो ये दो तरीके की आपको यहाँ पे प्लानिंग देखने को मिलेगा, यानी कि एक ऐसा देश जो कि पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखा है, एक ऐसा देश जो कि कंट्रोल भी किया है और उसके बाद यूज़ भी किया जा रहा है उस स्टेट के द्वारा। लेकिन इंडिकेटिव में क्या होता है ना, इंडिकेटिव आप देखो कि वाइड लेवल पे देखने को मिलेगा, जिसमें कि डेमोक्रेटिक वर्ल्ड जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं। इसमें अगर हम लोग बात करें तो कुछ फीचर्स है इंडिकेटिव प्लानिंग की, जैसे कि हर एक इकॉनमी जो है वो इंडिकेटिव प्लानिंग फॉलो करते हैं विथ मिक्स्ड इकॉनमी। मिक्स्ड इकॉनमी इट मीन्स कि हम लोग जो है व्यापार कर रहे हैं बाहर वाले देशों से भी। साथ ही अगर देखें साइड बाय साइड तो कुछ न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव टारगेट भी यहाँ पे सेट कर रहे हैं। इंडिकेटिव नेचर अगर इकोनॉमिक पॉलिसी की देखें, जो कि यहाँ पे इस तरीके के प्लानिंग में अनाउंस किया गया था, जो बेसिकली यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स को इनकरेज करे। तो इंडिकेटिव में क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर्स का भी इन्वॉल्वमेंट होती है इन डिसीजन मेकिंग में। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। दीज आर द बेसिक टर्म्स जो कि आपको इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए। नेक्स्ट कमिंग टू द चैप्टर 5 दैट इज़ प्लानिंग इन इंडिया। तो प्लानिंग इन इंडिया जैसे कि आपको पता है कि पहले हमारे देश में प्लानिंग कमीशन होती थी, जो कि 5 ईयर प्लानिंग यहाँ पे बनाया जाता था। 5 ईयर का टारगेट होता था कि अगले 5 साल में हमें क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है। फाइन। उसके बाद क्या हुआ कि 2015 में आकर इस चीज़ को हटाया गया और इसके बाद जो है एक थिंक टैंक आई जिसको हम लोग नीति आयोग कहते हैं। सो चलिए दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगी। यहाँ पे कुछ बॉम्बे प्लान है, ये सारी चीज़ें कहीं आपसे नहीं पूछी जाएगी, सो इग्नोर इट, बेटर है कि इसको इग्नोर कीजिए। और इसके बाद हम लोग देखते हैं तो थोड़ा बहुत प्लानिंग कमीशन के बारे में देख लीजिए कि प्लानिंग कमीशन है ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कहीं पे भी इसका मेंशन देखने को नहीं मिलेगा। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। एडवाइजरी बॉडी है क्योंकि इनका काम ही था सरकार को बस एडवाइस करना, जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ है। एक थिंक टैंक भी था जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर था। तो इसके बारे में बस इतना ही समझना है। प्लानिंग कमीशन का फंक्शन यही था कि हर एक 5 साल के लिए वो रिव्यू करते थे। सबसे पहले वो प्लान करते थे क्या अगले 5 साल में क्या करना है, फिर उसके बाद हर 5 साल के बाद वो रिव्यू करके बताते थे कि उनकी कितनी टारगेट अचीव हुई है। तो देखिए 5 ईयर प्लान है, तो हर एक प्लान को मैं धीरे धीरे आपके साथ डिस्कस करती हूँ, जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फर्स्ट प्लान है जो कि जिसका ड्यूरेशन आपको 1951 से 56 के बीच में देखने को मिलेगा। एक्चुअली इस समय क्या हुआ था कि देश हमारा 1947 में आज़ाद हुआ था। इसके बाद हमारे देश की इकोनॉमिक स्थिति काफ़ी बेकार हो गई थी, लोगों के पास खाने तक का खाना नहीं था। तो इसलिए एग्रीकल्चर पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया, जिसमें इरिगेशन और पावर प्रोजेक्ट भी इंक्लूड है, ठीक है। सेकेंड प्लान में क्या था, सेकेंड प्लान अनदर यहाँ पे आपको 5 ईयर देखने को मिलेगा 1956 से 61। और जो स्ट्रैटेजी था ग्रोथ का वो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर था कि चलो ठीक है पहले एग्रीकल्चर सेक्टर पे 5 साल ध्यान दे दिए, उसके बाद अगले 5 साल यहाँ पे इंडस्ट्री पे ध्यान देंगे। और ये प्लान को डेवलप किया गया था महालानोबिस के द्वारा, तो इसलिए इसको महालानोबिस प्लान भी कहते हैं। तो ये सेकेंड प्लान है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद थर्ड प्लान आते हैं जो कि अनदर 5 ईयर है 1961 से 65। इस प्लान में देखिए बेसिकली फिर से डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया गया है और साथ ही साथ यहाँ पे फर्स्ट टाइम रीजनल डेवलपमेंट के साथ इसको बैलेंस भी की गई है। 3 एनुअल प्लान था, यानी कि 3 साल का यहाँ पे ब्रेक आप कह सकते हो 1966 से 69। कुछ रीज़न था यहाँ पे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अब देखो कि यहाँ पे ड्रॉट लाइक सिचुएशंस थी और ड्रॉट लाइक सिचुएशन से भी ज़्यादा आप देखो फिनेंशियल क्रंचेस वगैरह थे, क्योंकि 1962 में वॉर हुई थी, उसके कारण ये प्रॉब्लम देखने को मिला था यहाँ पे। तो 3 इयर्स का ये आप कह सकते हो कि एनुअल प्लान है। फोर्थ प्लान आया 1969 से 74 तक, और हाँ इसको एनुअल प्लान को प्लान हॉलीडे भी कहा जाता है, तो इस नाम से भी कंफ्यूज नहीं होना है। फोर्थ प्लान में क्या था कि ये प्लान जो है गडगिल स्ट्रैटेजी था, स्पेशल फोकस मेनली यहाँ पे सेल्फ रिलायंस पे दिया गया। जैसे आज के डेट में हम लोग आत्मनिर्भर बनने के लिए बात कर रहे हैं ना, तो ये बातें जो है फोर्थ प्लान में ही बात हो चुकी थी। ड्रॉट लाइक सिचुएशन अराइज हो चुकी थी, इंडो पाक वॉर था 1971 से 72 तक चला। तो आपको पता है जब भी हमारे देश पे वॉर हुई है या किसी भी देश में वॉर होती है तो वो देश जो है ना 10-15 साल पीछे चला जाता है, क्योंकि हर तरीके से बहुत नुकसान होते हैं, ठीक है। पैसे की प्रॉब्लम हो जाती है, लोगों की जो दिनचर्या है वो पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है। फिफ्थ प्लान में क्या था 1974 से 79, मेनली यहाँ पे पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर ध्यान दिया गया कि हमारे देश काफ़ी गरीब हो गया, क्योंकि बैक टू बैक 2 वॉर हुए थे। एक तो इंडोसिनो वॉर 1962 एंड देन यहाँ पे आप देखो कि इंडो पाक वॉर जो कि 1971 है। तो हमारे देश में गरीबी आ चुकी थी।
और यहाँ पे हम लोग मेनली गरीबी को कैसे दूर करें उसके ऊपर काम किए और सेल्फ रिलायंस के ऊपर काम किए। ठीक है, यहीं पे 20 पॉइंट प्रोग्राम निकल कर आया था 1975 का। तो ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते, फिर यहाँ पे 6 प्लान आया था 1980 से 1985 तक। और फिर इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे बेसिकली जो हमारे देश में जिस चीज़ की ज़रूरत थी उस पर ध्यान दिया गया, सोसाइटी पे ध्यान दिया गया, साथ ही इस तरीके की पॉवर्टी एलिवेशन पे ध्यान दिया गया। ये सारी बातें यहाँ पे की गई थी। ठीक है, तो ये 6 प्लान था जिसमें कि यहाँ पे स्लोगन आया था गरीबी हटाओ, कि ये गरीबी को पहले हटाना है। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखिए, कई बार ये काफ़ी एग्जाम से पूछा भी गया, तो इसको ध्यान रखना है कि ये 6 प्लान में आया था। 7th प्लान में क्या था कि बेसिकली यहाँ पे हम लोग ग्रोथ पे ध्यान दिए, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पे ध्यान दे रहे थे, उसके बाद मॉडर्नाइजेशन पे ध्यान दिए और सेल्फ रिलायंस पे ध्यान दिए। इसी के साथ जो जवाहर रोजगार योजना है ये निकल कर आया था इसी समय, क्योंकि लोग जो है वो बहुत बेरोजगार भी हो रहे थे, तो इसलिए उनको रोजगार देने के लिए यहाँ पे काम भी किया गया था। इसी के तहत आपको देखो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिसमें कि लोकल गवर्नमेंट की भी यहाँ पे बात की गई, उसको भी डेवलप किया जा रहा था। तो ये 7th प्लान में देखने को मिला। फिर अगेन यहाँ पे 2 एनुअल प्लान हुआ, यानी कि 1990 से 95 तक यहाँ पे आप देखो कि 8 प्लान निकल कर आया। तो ये इस तरीके से नहीं हो पाया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल सिचुएशन जो है सेंटर में चेंज हो रही थी, तो यहाँ पे एनुअल प्लान हुआ। फिर 8 प्लान जो है 92 से 97 चला। टिपिकली यहाँ पे 2 इकोनॉमिक आपका इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म यहाँ पे आए, और फिर उसके बाद यहाँ पे भी मार्केट बेस्ड जो डेवलपमेंट है उस पर ध्यान दिया गया, काफ़ी इन्वेस्टमेंट की गई, सब्सिडीज़ देने की ज़रूरत थी तो वो भी यहाँ पे दिया गया। ठीक है, फिर 9th प्लान आप देखो 97 से लेकर 2002 तक था, इसको लाया गया क्योंकि हमारी इकॉनमी काफ़ी स्लो डाउन हो चुकी थी, तो इसमें इन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया गया। लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने की बात की गई, हेल्थ सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा था। उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन पे ध्यान दिया गया, पब्लिक हाउसिंग यहाँ पे ध्यान दी गई, न्यूट्रिशन सपोर्ट बच्चों को प्रोवाइड किया गया, सारे विलेज और हैबिटेशन को कनेक्ट किया गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो कि PDS, यहाँ पे जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उनको यहाँ पे PDS के थ्रू जो है भोजन प्रोवाइड करने की बात की गई। तो PDS का जो यहाँ पे लाया गया था वो 9th प्लान में लाई गई थी, ये भी बातें आपको याद रखनी है। 10th प्लान यहाँ पे 2002 से 7 तक चला और काफ़ी पार्टिसिपेशन लोगों का देखने को मिला। डबलिंग करने की बात की गई कि अगले 10 साल में पर कैपिटा इनकम है, यानी कि जो लोगों की इनकम है उसको डबल करना है। एग्रीकल्चर सेक्टर्स जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक प्राइम फोर्स एरिया यहाँ पे डिक्लेयर किया गया, गवर्नेंस पे ध्यान दी गई। सो ये सारे कुछ प्लान थे जो कि 10th प्लान में किया गया। 11th प्लान में आप देखो कि ये प्लान है जिसमें कि 10% का ग्रोथ देखा गया और इम्फेसिस किया गया इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर। तो पूरी तरीके से ग्रोथ करना है, यानी कि सारे लोगों को यहाँ पे साथ लेकर चलनी है, चाहे वो वीकर सेक्शन हो, वल्नरेबल सेक्शन हो या फिर रिच पर्सन हो, सारे लोगों की यहाँ पे बातें की गई थी। 12th 5-year प्लान अभी चल ही रहा था जो कि 2012 से लेकर 17 तक था, तो इसको मिड में ही रोक कर यहाँ पे आपका नीति आयोग को लाया गया। ओके, सो ये एकदम ब्रीफ में था जो मैं आपको थोड़ा बहुत बता दी। तो आपको सिर्फ की पॉइंट्स याद रखनी है कि किस प्लान में कौन सी यहाँ पे न्यू स्टेप्स लाई गई थी। ओके, 20 पॉइंट जो प्रोग्राम है, आई डोंट थिंक कि इससे रिलेटेड आपको कुछ याद करने की ज़रूरत है। MP लैड्स की अगर हम लोग बात करें तो इसे कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ये आप देखो कि ये सेंट्रल प्लान है और ये लेटेस्ट है, कहा गया 1993 में इसको लाया गया। और उस समय जो है ना हर एक MP को सिर्फ 5 लाख रुपीज़ दी जाती थी। बेसिकली ये स्कीम इसलिए लाया गया कि बहुत सारे जितने भी MPs हैं ना उनको यहाँ पे कुछ मनी दिया जाता है, जिससे कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वहाँ पे अगर कुछ डेवलपमेंट करनी है, जैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करनी है या फिर पक्का घर बनवाना है या फिर महिलाओं को शिक्षा प्रोवाइड करनी है, हेल्थ सेक्टर इम्प्रूव करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करनी है, सो डैट वो कर सके, उनके पास ये मनी होती है। तो अभी क्या है कि अभी 5 करोड़ दी जाती है हर एक MP को। तो ये जो मनी दी जाती है ये लैप्सेबल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि ये मनी जो है 5 ईयर्स के लिए दिया गया और उसके बाद जो है 5 ईयर्स के बाद यहाँ पे अगर कोई MP 5 करोड़ से 2 करोड़ यूज़ किए है और 3 करोड़ रेस्ट है तो ये लैप्स हो जाएगा। नो, ये आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, फिर नेक्स्ट यहाँ पे 5 साल के लिए उनको ये कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका 2020 में आया है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से टॉपिक बन जाती है। फर्दर एक और पॉइंट मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा जो कि मैं अभी तक कहीं नहीं पढ़ी, क्योंकि MP लैड्स जो है मैं करंट अफेयर्स में काफ़ी आप लोगों के साथ डिस्कस की हूँ। तो ये जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, देखिए MP लैड के थ्रू जो है ना जितने भी MPs हैं उनको बहुत सारा काम दिया जाता है कि वो कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखो कि एक लिस्ट प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि यहाँ पे
नेचुरल और मैनमेड जो कैलेमिटीज़ हैं उसको रोकने के लिए वो यहाँ पे खर्च कर सकते हैं। अगर उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में इस तरीके का नेचुरल डिजास्टर्स बहुत सारे आते हैं तो उससे खर्च कर सकते हैं। मनरेगा है जो कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाती है जो कि अनस्किल्ड वर्कर को, और 100 डेज़ गारंटीड यहाँ पे जॉब होती है। तो इसके तहत भी अगर यहाँ पे खर्च करनी है तो खर्च कर सकते हैं। और फंड जो है वो लोकल बॉडी से ये भी पूल किया जाता है। 1 MP 1 आइडिया वो भी इम्प्लीमेंट की जाती है। इसके अलावा जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है ना, उनको भी यहाँ पे रखा गया है कि MP लैड स्कीम्स के तहत जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को फॉर्म करने के लिए भी पैसे खर्च कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ न्यू टॉपिक जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा। फिर आते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। बहुत सारे जो स्कीम होते हैं वो आप लोग देखोगे, कुछ स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम होते हैं और कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। समझ में नहीं आता एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है। सेंट्रल सेक्टर है, इट मीन्स कि 100% फंड जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे स्टेट को दिया जा रहा है। और मेनली ये जो स्कीम होते हैं ये यूनियन लिस्ट में जितने भी आपके सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड ये स्कीम होते हैं। और यूनियन लिस्ट जो कि आपको शेड्यूल 7 में देखने को मिलेगा, 3 लिस्ट डिवाइड किए गए। यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट जो है इसके ऊपर पूरा अधिकार है पार्लियामेंट का कि वो इससे रिलेटेड कानून बना सकते हैं। स्टेट लिस्ट है जिसमें कि स्टेट लेजिस्लेचर का अधिकार है वो कानून बनाने का। और कंकरेंट लिस्ट है जिसमें कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स जो है उसमें कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो यूनियन लिस्ट से सब्जेक्ट लिया जाता है। और यहाँ पे सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ भी है, अगर उनको लगता है कि कुछ स्कीम्स को उनको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करना है स्टेट या यूनियन टेरिटरीज़ में, तो वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम के थ्रू वो कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, इट मीन्स कि सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है। और ये वो स्कीम होते हैं जो कि स्टेट में आपके इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। और कुछ परसेंटेज ऑफ फंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देते हैं और कुछ परसेंटेज ऑफ फंड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देते हैं। मेनली यहाँ पे जो सब्जेक्ट होते हैं वो स्टेट लिस्ट से लिया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। अब आते हैं नीति आयोग। तो नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि मीट 2014 से ही इसको लाया गया 2015 में। और नीति का यहाँ पे फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये आपके अभी जो UPSC के एक पेपर हुई थी EPFO उसमें पूछ लिया गया था, तो आप देख सकते हो कि डायरेक्टली इसे पूछा जाता है। और कब नीति आयोग को सेटअप किया गया तो डेट भी याद रख सकते हैं, दिस इज़ 1 जनवरी 2015। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इट मीन्स कि ये थिंक टैंक है। कहने का मतलब है कि इस बॉडी का काम है सोच कर जो है सरकार को एडवाइस देना। तो बेसिकली इनका काम है सोचना, और ऐसा सोचना कि हमारे देश में कहाँ कहाँ बेटर तरीके से डेवलपमेंट हो सकता है। और डेवलपमेंट होने के साथ पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, टेक्नोलॉजिकली और डेमोग्राफिकली कहाँ कहाँ हम लोग बेटर करने के लिए चेंज कर सकते हैं, तो ये काम करते हैं। कुछ अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि इनका फंक्शन क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस, फंक्शन ऑफ नीति आयोग। तो सबसे पहला है कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। ठीक है, इट मीन्स कि आप देखो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो भी यहाँ पे आपका स्कीम है वो बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, और जो भी काम करते हैं वो यहाँ पे कोऑपरेट करे, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को। और कॉम्पिटिटिवनेस होनी चाहिए, जैसे कि हमारे देश में 28 राज्य है, 8 यूनियन टेरिटरीज़ है, तो सबके बीच में कॉम्पिटिशन होनी चाहिए, तभी हमारे यहाँ एक बेटर डेवलपमेंट हो पाएगा, एक बेटर ग्रोथ हो पाएगी। तो इसलिए सबसे पहला फंक्शन ही इनका कि कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को मेंटेन करना। सेकेंड है कि शेयर करना, जो नेशनल एजेंडा है, जो हमारे देश की नेशनल एजेंडा है उसको यहाँ पे शेयर करना है। और फिर उसके बाद स्टेट बेस्ट फ्रेंड एट द सेंटर, इट मीन्स कि राज्यों को बेस्ट फ्रेंड जैसा एक्ट करना है सेंटर का, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल मिलके ही काम करना है। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होनी चाहिए, कहने का मतलब है कि पावर जो है एक जगह कंसंट्रेटेड ना हो, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनके पास कुछ पावर है, फिर ये पावर जो है डिवोल्यूट हो गया आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास। हर एक राज्य को अपने तरीके से स्वतंत्रता है कि उनको जैसा लगता है कि उनके राज्य में जिस तरीके की चीज़ों की ज़रूरत है, नीड है, वो वहाँ उस तरीके की चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं, अपने रहने वाले राज्यों के लोगों को सारी सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आप लोकल गवर्नमेंट भी देखो, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि अर्बन में आपका म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं और रूरल एरियाज़ में ये पंचायती राज है। तो इसमें भी आपका कुछ पावर दिया गया है कि लोकल एरिया में डेवलपमेंट हो सके, गांव डेवलप हो सके, हमारा अर्बन एरिया डेवलप हो सके। तो इसलिए आप देखते हो कि जो प्लानिंग है और जो पावर है वो यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड है। ओके, और इनका एक अप्रोच है, जैसे कि इससे पहले प्लानिंग कमीशन था तो उनका मॉडल था टॉप डाउन मॉडल, ऊपर से नीचे तक देखना। लेकिन नीति आयोग का कहना है कि बॉटम अप मॉडल होना चाहिए, यानी कि हम लोग ग्राउंड लेवल से देखेंगे कि सबसे नीचे किस, जैसे कि जो वल्नरेबल सेक्शन है, वीकर सेक्शन है, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या उनको बेसिक एमिनिटीज़ मिल रही है कि नहीं, उनको बेसिक सुख सुविधा मिल रही है कि नहीं, डेली वो जो लाइफ लीड कर रहे हैं उसमें जो बेसिक चीज़ें होती है, रोटी कपड़ा मकान, वो उनको प्रोवाइड किया जा रहा है कि नहीं। तो यही है कि बॉटम अप अप्रोच यहाँ पे लिया जाता है।
फिर विजन है, सिनेरियो प्लानिंग है इनका, साथ ही डोमेन स्ट्रैटेजीज़ भी है कि एक अच्छा खासा यहाँ पे रिपोजिटरी भी बिल्डअप करनी है। साउंडिंग बोर्ड है यहाँ पे, जिसमें कि आप देखो इन हाउस साउंडिंग बोर्ड है और गवर्नमेंट की जो पोजीशन है उसको रिफाइन करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही नेटवर्क ऑफ एक्सपर्टीज़ है, ये जो आपका नीति आयोग है इसमें हर एक फील्ड के एक्सपर्टीज़ होंगे, वो अपनी जो है ओपिनियन रखेंगे। उसके बाद नॉलेज एंड इनोवेशन हब है। हमारे देश में बेसिकली आप देखो नॉलेज की तो कोई कमी नहीं है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है हमारे यूथ में, बच्चों में और जो भी लोग हैं, लेकिन एक बात होती है कि हमारे यहाँ इनोवेशन की कमी है, क्योंकि हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। तो नीति आयोग का यहाँ पे मेन टारगेट है कि वो इनोवेशन और जो हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप है, न्यू आइडिया जो क्रिएट होती है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे। तो आपको पता है कि अटल इनोवेशन मिशन है, जिसके तहत हमारे देश में जो भी युवा है, जो भी लोग हैं, अगर वो अपने उनके पास अगर कोई आइडियाज़ है, न्यू आइडिया अगर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो ज़रूर कर सकते हैं। हार्मोनाइजेशन है, फैसिलिटेट करना है हार्मोनाइजेशन डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट में। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करनी है, किसी भी तरीके का अगर डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्रीज़ में या फिर सेंटर स्टेट में कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको रिजॉल्व करनी है। कोऑर्डिनेट करना है वर्ल्ड के साथ, इंटरनल कंसल्टेंसी है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है और मॉनिटरिंग और एवोल्यूशन भी टाइम टू टाइम करना है। स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग की देख सकते हो, इसके जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर है डी फैक्टो। गवर्निंग काउंसिल में यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होते हैं सारे राज्य के और लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं यूनियन टेरिटरीज़ के। रीजनल काउंसिल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, साथ ही यहाँ पे स्पेशल इन्वाइटीज़ भी होते हैं, फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क भी है। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, जिसमें कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लेसन को मैं कंप्लीट की हूँ। हार्डली इसमें ज़्यादा कुछ जाना नहीं था, सिर्फ यहाँ पे कीवर्ड्स को मैं एक्सप्लेन की हूँ। अब नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म में डिटेल देखेंगे एलपीजी रिफॉर्म के बारे में। ओके, तो नेक्स्ट स्टार्ट करती हूँ मैं इसको। आज के लिए बस इतनी ही रखती हूँ। अगर आपको ये लेसन अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, सीरीज़ अच्छी लग रही है, पूरी बुक कंप्लीट करनी है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, और साथ ही अगर कोई डाउट, कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम। आज के लिए बस इतनी, थैंक यू।